In this lecture, we will see some of the human-environment interaction in the tropical and subtropical regions. From the high-rises of Silicon Valley to the jungles of Amazon and pastures of Mongolia desert, people live in different ways. There is a myriad variety of life forms, human culture and ways of survival. So in this chapter, we will look at the two of such way of living through some example in the tropical and subtropical region. तो हम जो दो एग्जाम्पल आज लेने वाले हैं जिनसे हम ह्यूमन के जो डिफरेंट वेज हैं लिविंग के उन्हें समझने वाले हैं, वो पहला तो रहेगा अमेज़न बेसिन का जो कि रेन फॉरेस्ट में है। इससे आपको थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट के बारे में भी जानकारी मिलेगी और जो वहाँ पीपल अपनी लाइवलीहुड, जो नेटिव पीपल या इंडिजिनस पीपल जिन्हें बोलते हैं, वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। एंड देन सेकेंड वी विल सी गैंजेटिक वैली या गंगा की जो वैली है, गंगा ब्रह्मपुत्र की, उसमें जो पीपल की लाइफ स्टाइल है वो इनसे अलग कैसे है। तो हम देखेंगे कि ओवरऑल एक सिंगल स्पीसीज़, एक सिंगल ह्यूमन स्पीसीज़ होने के बावजूद भी हमारे जो रहने के तरीके हैं, एनवायरनमेंट पर जो डिपेंडेंस है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। और कल्चरल रिलेटिविज्म या फिर जो कुछ सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने रिसर्च की है वो ये बताते हैं कि इनमें से ना तो कोई वे अच्छा है एक से, ना कोई पर्टिकुलर वे खराब है, तो दे आर ऑल इक्वली गुड। ये बात हमें याद रखनी है और इसीलिए शायद एनसीईआरटी ने डायरेक्टली पढ़ाते हुए इन चीज़ों को कि अमेज़न में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि कैसे वहाँ लोग अपनी लाइफ गुजारते हैं और कैसे हम लोग अपनी लाइफ यहाँ गुजारते हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि उनकी लाइफ भी, जो लोग दूर रह रहे हैं हमसे, उनकी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी लाइफ है, चाहे वो जंगल में रह रहे हों, चाहे वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली जो कांच या शीशों के घरों में रह रहे हो। तो ये एक लड़की की कहानी दे रखी है यहाँ, उसका नाम क्या है, रेणुका। रेणुका के अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ये क्या होता है, ऐसे लोग जिनको कि जो नेचुरल थिंग्स हैं उनमें इंटरेस्ट आता हो, वो उन्हें पिक्चराइज करना चाहते हो, उन्हें बोलते हैं। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जैसे इथनोग्राफर, जो कि किसी कल्चर को स्टडी करके उसके बारे में लिखते हैं। देन एक्सप्लोरर हो सकते हैं, एक्सप्लोरर्स हो सकते हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट भी ये सारे काम जो रेणुका के अंकल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो कुछ और वर्ड मिल गए आपको, लेकिन एक्सप्लोरर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या इन्हें सेंटेंस हम क्या कह देते हैं, इन्हें नेचुरलिस्ट्स, जो कि नेचर से जुड़े हुए हैं या उसे स्टडी करते हैं। जैसे कि डेविड एटनबर्ग जो बीबीसी के फेमस आप कह लीजिए ऑरेटर है, या जो उनके मेन फेस हैं बीबीसी के, जिन्होंने प्लेनेट अर्थ सीरीज पे भी काम किया है, वो क्या है, बेसिकली नेचुरलिस्ट हैं। वो नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, वो हमें डेली या फिर जो अपने लाइफ टाइम में वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं हमारी नॉलेज जो नेचर के बारे में है उसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं या अमेज़न बेसिन के बारे से। इस अमेज़न बेसिन से पहली बार जब स्पेनिश लोग अमेज़न के जंगलों में गए तो वहाँ उन्होंने ऐसी ट्राइब्स एनकाउंटर की जो कि क्या थी, बहुत फियर्सी थी, लड़ाकू ट्राइब्स थी। किसी किसी ट्राइब्स को इंडिया में भी अंग्रेज क्या बोल देते थे, लड़ाकू ट्राइब है या फिर बैंडेड ट्राइब है। तो वैसे ही उन्होंने भी कुछ ऐसी ट्राइब एनकाउंटर की थी जो बहुत लड़ाकू थी, और उन्होंने जो स्पेनिश लोग गए थे उनके सर काट दिए थे जब पहली बार गए थे। तो ये स्टोरी किससे मैच हो गई, रोमन एम्पायर में, एंशियंट रोम में कुछ ट्राइब हुआ करती थी, क्या वुमेन बेस्ड ट्राइब होती थी, जो कि कैसी रहती थी, बहुत फियर्सी रहती थी, और वो भी ऐसे ही लोगों को मार काट कर दिया करते थे। तो इन्होंने उन जंगलों को या उस वैली को, उस रिवर की वैली को जहाँ ये एक्सप्लोर कर रहे थे स्पेनिश लोग, क्या नाम दे दिया, अमेज़न नाम दे दिया। रोमन एम्पायर में जो औरतों का जो बैंड था ये काम करता था, वो उन्हें अमेज़न्स बोलते थे, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, अमेज़न। ठीक है, ये नाम की कहानी हो गई। आप ये सोच रहे होंगे वो ट्राइब कौन सी थी, उस ट्राइब का नाम था यानामामो। यानामामो
ये ट्राइब अभी भी अगर आप जाएंगे और बिना कुछ बताए चले जाएंगे वहाँ, तो अभी भी आपको काट के फेंक देगी। सो बी वेयर। ये ट्राइब इतनी स्टडी की गई है और बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाकू, या आप कह लीजिए फियर्सी ट्राइब्स में से एक है। और अगर आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो अगर टेड टॉक देखते हैं, आप टेड टॉक देखते होंगे, तो उसमें नेशनल जोग्राफिक चैनल के एक पर्सन है वेड डेविस, क्या नाम है, वेड डेविस, उनका इस पर डॉक्यूमेंट्री है 16-17 मिनट की है, उसे देखिए। वो आपको ट्राइब्स के, दुनिया में जो ट्राइब्स के यूनिक कल्चर हैं उसके बारे में उनसे ज़्यादा पैशनेट आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो आपको और बताएंगे। वही बताते हैं यान मामो ट्राइब के बारे में, और इन पर और भी कई सारी स्टडी हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो मैंने जब आपसे क्लाइमेट पढ़ा रहा था, या फिर क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको लिथोस्फीयर पढ़ा रहा था और विंड सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो साउथ अमेरिका है या ब्राज़ील वाला पार्ट है उसमें दो तरफ से ट्रेड विंड आती हैं। एक तो हो गई नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड और एक हो गई साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, जो कि हमेशा, क्योंकि इनके ईस्ट में कोई कंटिनेंट नहीं है, तो हमेशा क्या है, अपने साथ अच्छा मॉइस्चर लेके आती हैं और यहाँ हमेशा साल भर बरसात करती हैं। क्योंकि ये विंड्स जो है ये कौन सी परमानेंट विंड है, सीजनल या लोकल विंड नहीं है, तो ये साल भर चलती हैं और यहाँ साल भर इस रीजन में बरसात करती हैं। और इस कंटिनेंट है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो कि मैक्सिमम एरिया है, उसका जो रिलीफ है वो ऐसा है कि बीच में ये यहाँ पे खाई सी है, दोनों तरफ से उठा हुआ है, तो ये पूरा के पूरा पानी कहाँ, एक ही रिवर के थ्रू ड्रेन होता है, किसमें, ओशियन में। ये नदी इतनी बड़ी है, अमेज़न रिवर इतनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेंथ में तो ये सेकेंड नंबर पे आती है नाइल रिवर के बाद, पर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट एम्प्टीज इन द सी इतनी बड़ी है कि आप नेक्स्ट 10 रिवर्स को मिला दें, दूसरे तीसरे और 11वें नंबर तक जो 10 नदियां हैं उन्हें मिला दें, तो उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो भी इससे कम है, क्योंकि ये लगभग पूरे एक कंटिनेंट के पानी को कहाँ ड्रेन करती है, ओशियन में, वो भी जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे कि साल भर बरसात हो रही हो। ऐसे जंगलों को जब हम बायोम पढ़ रहे थे या नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था ऐसे जंगलों को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पूरे साल भर बारिश होती रहती है, एक आध महीना ही ऐसा होता है कि जब बारिश कम हो या बिल्कुल ना हो। और इक्वेटोरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में है, 0 डिग्री लाइन यहाँ से पास कर रही है। सेकेंडली, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है इसमें मैंने बताया था आपको, यहाँ एम्पल सनलाइट, पूरी साल भर में खूब सारी सनलाइट अवेलेबल होती है, तो जो लिमिटिंग फैक्टर रहता है वेजिटेशन के लिए वो सनलाइट नहीं रहता है, अनलाइक पोलर रीजन्स जिनमें लिमिटिंग फैक्टर सनलाइट रहता है, यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर रहता है वो बारिश रहती है। अब क्योंकि बारिश पूरी साल हो रही है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत डेंस होती है, कई लेयर्स में होती है, 3-4 लेयर होती है। एक तो टॉप रहेंगी, जो टॉप लेयर रहेगी जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ रहेंगे, फिर सेकंड नंबर पे कुछ और पेड़ रहेंगे, ये कम ही रहती हैं, ऐसे पेड़ कम रहते हैं जो टॉप लेयर में रहते हैं। देन जो सेकंड लेयर की जो कैनोपी है, जो सेकंड नंबर पे जो ट्रीज आते हैं हाइट में, वो कैनोपी इतनी डेंस होती है, इतनी थिक होती है कि आपको कभी भी ऊपर से हवाई सर्वे करोगे या किसी भी तरह से ऊपर से नीचे नहीं दिखेगा, ग्राउंड फ्लोर नहीं दिखेगा। या फिर धूप, इसका एक और मतलब है कि जो धूप है वो ग्राउंड पे कभी नहीं पहुंचती है। तो ग्राउंड पे जो प्लांट्स या जो एनिमल्स जिंदा रहते हैं वो या तो शेड टॉलरेंट रहते हैं, छाया से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जितनी भी थोड़ी बहुत लाइट या सनलाइट अवेलेबल है उससे काम चला लेते हैं, या फिर यहाँ मैक्सिमम वेजिटेशन होता ही नहीं है, इनका जो है बैरन ग्राउंड टाइप का रहता है और बड़े बड़े पेड़ रहेंगे जिनसे आपको आसमान नहीं दिखेगा। ये थोड़ा सा वहाँ का रेन फॉरेस्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो पिछली साल का प्री का एक क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जिसमें डेली बादल लौटते हैं गर्मी की वजह से, सुबह क्लियर स्काई रहेगा,
दिन में धूप पड़ेगी और 2-3 बजे तक ऐसा होगा कि धूप इतनी तेज़ हो जाएगी और मॉइस्चर इतना रहता है एयर में कि वो ऊपर उठ के 3-4 बजे तक बारिश को फिनिश कर देती है और फिर से आसमान क्लियर हो जाते हैं। और ये फेनोमेनन डेली होता है विदाउट किसी वार्निंग के, विदाउट आपको कुछ समझ में आए बिना वहाँ लगभग डेली बारिश होती है और ये फेनोमेनन साल भर चलता रहता है। तो ये होता है इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि वहाँ इक्वेटोरियल रीजन में क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी एंड हीट दोनों बहुत एम्पली अवेलेबल है। सेकेंडली ऐसी बारिश को हम क्या बोल देते हैं, कन्वेक्टिव रेनफॉल, कन्वेक्टिव थंडर स्टॉर्म रेनफॉल। इसमें खूब गर्जा बरसी होगी और कुछ देर में बादल क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, द स्किन फील्स स्टिकी, इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी समुद्र के किनारे किसी सिटी में गए हैं इंडिया में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या कोई भी और सिटी है, तो वहाँ जैसे आपको चिपचिपापन नहीं लगता है, पसीना पसीना आ रहा है यार, बड़ा गंदा लग रहा है, ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है, तो वैसा यहाँ हमेशा क्लाइमेट रहता है। रेन फॉरेस्ट की हमने बात की थी अभी, थोड़ा से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। तो रेन फॉरेस्ट में पानी एम्पली अवेलेबल है, जो लिमिटिंग फैक्टर है वो नीचे की लेयर्स में क्या हो जाता है, सनलाइट। तो रेन फॉरेस्ट में कई सारी स्पीसीज उगती हैं, वहाँ रहती हैं और ये डेंस होते हैं। तो इससे क्या है, पेड़ के तने पे भी, अगर आपने वो मूवी देखी है अवतार देखी है किसी ने तो ठीक है, नहीं देखी है तो आप रेन फॉरेस्ट का थोड़ा सा पिक्चर देखिए। यहाँ इन्होंने एक छोटी सी दे रखी है कि ट्रीज पे इतना मॉइस्चर रहता है कि वहाँ पे कुछ पैरासाइटिक ट्री जो कि ट्री पे ही उगेंगे, उसी पे अपनी ज़िंदगी काटेंगे, उसी से न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर लेंगे और उसी पे मर जाएंगे। ऐसे ट्रीज को हम क्या बोल देते हैं, जो कि हवा में ही ग्रो करते हैं और पैरासाइट होते हैं, ऐसे ट्रीज को हम क्या बोल देते हैं, एपीफाइट्स। प्लीज़ इसे याद रखिए, पैरासाइट होता है और यूपीएससी पूछ चुका है। बाकी एग्जाम का मुझे नहीं पता है पूछा है या नहीं, पर पूछ लेंगे वो लोग भी। तो ट्रीज पे भी मॉइस्चर की वजह से जैसे काई, एल्गी ये सब उगते हैं, वैसे वहाँ बड़े बड़े प्लांट उग आते हैं और उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एपीफाइट्स। The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and the branches do not allow the sunlight to reach the ground. फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं कि वहाँ जो सनलाइट है वो ग्राउंड पे बेयरली पहुँच पाती है, उजाला भर रह पाता है, सनलाइट अच्छे से नहीं पहुँचती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। ऑर्किड्स, ब्रोमेलियाड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। तो जो एपीफाइट बता रहा था उनकी कुछ स्पीसीज हैं, ऑर्किड्स हैं, ब्रोमेलियाड्स हैं, ये क्या है, प्लांट्स पे ही ग्रो करते हैं, उन्हीं से न्यूट्रिएंट लेते हैं, उन्हीं से मॉइस्चर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्हीं के ऊपर काट देते हैं। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दूसरों पे पैरा मतलब दूसरों पे, उन पे जिंदा रहने वाले, उनकी वजह से अपना जीवन चलाने वालों को हम पैरासाइट ही बोल देते हैं। और एपीफाइट्स जनरली जो हवा में पौधे उगते हैं दूसरे पौधों पर, उन्हें बोल देते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। रेन फॉरेस्ट में जितनी बायोडाइवर्सिटी होती है वो और किसी इकोसिस्टम में अर्थ पे नहीं होती है। दे आर द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑन द अर्थ। सेकेंडली दे आर द मोस्ट रेजिलियंट इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ। ये रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस ये होता है कि जितना कॉम्प्लेक्स एक इकोसिस्टम रहेगा, जितनी ज़्यादा उसमें इंटरलिंकेजेस रहेंगे, चेन्स रहेंगी जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो आप उसमें एक आध दो चैन तोड़ भी दें तो वो सिस्टम काम करता रहेगा, बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से, आप कह लीजिए अमेज़न के रेन फॉरेस्ट करीब 50 मिलियन ईयर्स से वैसे के वैसे ही हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है, उनमें नई स्पीसीज आ रही हैं और उनमें जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग हो गया है, ये जो इंटरडिपेंडेंस है, तो इससे क्या है, रेजिलियंस उनका बहुत हाई है। ब्रोमेलियाड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। आपने कभी पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल की पत्तियां देखी है आप, तो ऐसी रहेंगी कि वो उस पर आप पानी डालेंगे तो वो पत्तियों में ही अटक जाएगा। ऐसे
ट्रीज को, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, जनरली इस फैमिली को हम ब्रोमेलियार्ड्स बोल देते हैं। देन वर्ड्स, अगर आपने रेन फॉरेस्ट के वर्ड देखने हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाइए। अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, वहाँ जो किलिंग हुई है नागास की, वहाँ आप जाइए तो वो एक रेन फॉरेस्ट टाइप के रीजन्स हैं, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो वहाँ आपको ये लंबी चोंच वाले पक्षी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट है, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट है वो क्या करती है, इनकी जो बड़ी चोंच वाले ही वहाँ सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे पक्षी आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। जैसे कि ये दिखा रखा है टूकांस। अगर आपने हॉर्नबिल देखी है, आप किसी जू गए हैं इंडिया में, तो बेसिकली हॉर्नबिल की जैसी चोंच रहती है बड़ी सी, वैसी ही चोंच वाले यहाँ पक्षी मिलेंगे। मकाओ, किसी ने वो मूवी देखी है रियो? रियो एक मूवी है जो कि कंप्लीटली किस पे बनी है, वर्ड्स पे बनी है। उसमें ये दिखाया है 2-3 तरह के जो फेमस ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट के जो मकाऊ हैं, जो कि इतने क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खासकर उनमें से एक ब्लू कलर का है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। वो सब इतने सुंदर लगते हैं देखने में, और उनको ह्यूमन के जो एनक्रोचमेंट कह लीजिए आप, या फिर पोचिंग कह लीजिए, उसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, अब एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए हैं। तो वहाँ एक वाइड वैरायटी, इंडिया से कई गुना ज़्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, जो कि अमेज़न के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो रेन फॉरेस्ट जंगल्स के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। देन इससे पहले भी हमने जब बायोम्स में बात कर रहे थे तो एक बात मैंने आपसे बोली थी, वो क्या थी कि क्योंकि रेन फॉरेस्ट बहुत घने रहते हैं और उन पर जो भी ट्री, जो भी फौना या फ्लोरा जो भी फ्लोरिश कर रहे हैं, वो कहाँ है, हवा में पेड़ों पे ही फ्लोरिश करते हैं, चाहे वो मंकीज हों या और भी स्लोथ हो, एंट ईटिंग टैपर्स हों। तो ये छोटे मोटे जो मैमल्स हैं या एनिमल्स ही वहाँ रह पाते हैं, जैसे हमारे हाथी हो गए, हमारे टाइगर हो गए, ये सब वहाँ फ्लोरिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस जंगल में उतनी तेज़ी से भाग ही नहीं सकते। उनका जो शिकार है, कैच, जो डियर है या फिर चिंकारा है, वो भी सब भी वहाँ नहीं रहते, क्योंकि फ्लोर पे ग्रास नहीं है। तो इस वजह से आपको जो नॉर्थ अमेरिका के जो रेन फॉरेस्ट हैं, उनमें कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि यहाँ लायन या टाइगर या लेपर्ड वगैरह यहाँ घूम रहे हैं। इसी वजह से इतने डार्क जंगल होने के बाद भी वहाँ ये जो एनिमल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। समझ गए आप? देन वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स। आपने एनाकोंडा 1, 2, 3 जो भी मूवी आ रखी हैं देखी होंगी, वो अमेजोन रिवर में बहुत अबाउंड है, मतलब बहुत प्लेंटी में मिलते हैं। एनाकोंडा, बोया, कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स। Besides, the basin is home to thousands of species of insect. जितने टाइप के इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगाई और लोअर लेवल एनिमल्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, वो आपको रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम मिलेंगी। उनका क्या काम रहता है, वो जो भी बायोमास का फालतू जो कचरा आ रहा है उसको डिग्रेड करके रिसाइकल कर देती हैं, उसको खा जाती हैं। उसमें से जो न्यूट्रिएंट होता है वो किसको मिल जाता है, प्लांट को मिल जाता है। तो दे आर नॉट फालतू नहीं है, वेस्ट नहीं है कुछ भी। एक इकोसिस्टम में एक आप कह लीजिए बैक्टीरिया से लेके एक बड़ा सा पेड़ रेन फॉरेस्ट का, सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसी वजह से वो रेन फॉरेस्ट या वो इकोसिस्टम बहुत रेजिलियंट है। एक आपने अगर मूवी देखी हो, फिराना एक मूवी आई थी जिसमें बोल रहे थे कि वो ऐसी मछली है जो कि किसको, आदमियों को खा जाती है। तो जो यस बिल्कुल ऐसा होता है, आदमियों को तो नहीं खाती है, पर फ्लैश ईटिंग फिराना रिवर कहाँ मिलती है, फिराना फिश कहाँ मिलती है, अमेजोन रिवर में मिलती है। दिस बेसिन इज थस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। अगर आपने ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम सुना होगा, तो उसमें हम ऐसे ही जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें जो टॉप इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है हमारे वेस्टर्न घाट या हिमालय से कहीं ज़्यादा, कहीं आगे, तो वो कहाँ के हैं, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट हैं या फिर कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट हैं। अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में जो रेन फॉरेस्ट हैं, वो हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट उससे पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर जो भी आप एरिया ले रहे हैं, उससे 10 गुना वहाँ पर स्क्वायर मीटर में बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। देन यहाँ दे रखा है
सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप सारे नहीं देख पाएँ या कुछ भी नहीं देख पाएँ और आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ये प्लेनेट अर्थ जो सीरीज़ है BBC की, प्लेनेट अर्थ डेविड अटनबर्ग की है, ये जरूर देखिएगा। अभी इसका नया वर्जन कौन लेके आ रहा है, प्लेनेट अर्थ 2 नेटफ्लिक्स लेके आ रही है वंस अगेन विद डेविड अटनबर्ग। तो ये देखिएगा, आप मैस्मराइज हो जाएंगे कि अर्थ में कितनी वैरायटी है, कितनी ब्यूटी है। अगर आप एक बार इसे देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर लिया है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ये तो हो गए हम जो नेचुरल वहाँ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करता है या फिर क्लाइमेट है। अब वहाँ पे जो पीपल हैं, जो रह रहे हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो कैसे अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं इन जंगल्स में जहाँ टाइगर और शेर और हाथी जिंदा नहीं रह पा रहे, ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं। तो वो बेसिकली 2 मेथड्स हैं। जो आदमी हैं वो तो या तो, क्योंकि मैंने बताया साल भर बरसात होती है तो छोटी मोटी स्ट्रीम्स भी हैं और बड़ी नदियाँ भी हैं। तो जो मैन है वो तो क्या है, या तो हंटिंग करेगा या फिशिंग करेगा। चिंपांजी वगैरह जो भी मिल गया उसे हंटिंग के लिए उसे हंटिंग करेगा या फिर फिशिंग करेगा। और जो वुमेन है वो बेसिकली कुछ क्रॉप्स ग्रो करती हैं। वो क्रॉप्स की बात करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ और, जो टैपिर, ये एनिमल का नाम लिख रखा है, ये आपने कभी पेंगोलिन देखा है? पेंगोलिन शायद इंडिया में भी पाया जाता है और उस पर स्केल्स होती हैं उसके शरीर पे। स्केल्स का मतलब कैल्शियम के बने कुछ परत सी, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा करता है, जब कोई डेंजर आता है तो वो लिपट जाता है। अगर आपने पेंगोलिन देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि पेंगोलिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या खाता है, चींटियां खा के जिंदा रहता है। वैसे ही टैपिर ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है जो कि सिर्फ चींटियां खा के जिंदा रहता है। इवोल्यूशनरी है, बायोलॉजी के में जो इवोल्यूशन पढ़ते हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना बड़ा एनिमल सिर्फ चींटियों खा के जिंदा रह सकता है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि चींटियों का जो मास है, जो बायोमास है चींटियों का अर्थ पे, वो एटलीस्ट ह्यूमन से 10 टाइम्स ज़्यादा है। किसी को ज़्यादा जानना है तो इसमें एक बहुत फेमस अथॉरिटी है E.O. विल्सन। कौन? E.O. विल्सन, ठीक है। उनका पूरा वर्क किस पे है पूरी ज़िंदगी का? सिर्फ चींटियों पे और उनके सोशल बिहेवियर पे। वो देखिएगा, इनका कुछ अच्छे वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये चींटियाँ कैसे ह्यूमंस ख़त्म हो जाएं तब भी सरवाइव कर सकती हैं। अब हम उस बात पे आ जाते हैं जो कर रहे थे। तो जो मैन है वो तो हंटिंग और फिशिंग करता है, जो वुमेन है वो क्या करती हैं, बेसिकली कुछ छोटी मोटी क्रॉप्स जो भी वहाँ अवेलेबल है, जैसे टॉपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये उनकी कसावा भी बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, कसावा। तो ज़मीन में उगता है पोटैटो की तरह, और हमारे यहाँ शायद इसको शिकरकंदी बोलते हैं। उसी की बात कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड स्पीसीज की बात कर रहे हैं। मेनली वो उगाती हैं और अपना, जैसे इंडिया में नहीं होता था पुराने ज़माने में, या ट्राइबल सब भी करते हैं कि वो कंदमूल खा के जिंदा रहते थे, वही ये है। कंदमूल टाइप का ही एक क्रॉप है ये, जिसे वो वहाँ के लोग मेनली इसे कसावा भी बोल देते हैं, और ये उनकी स्टेपल फूड है जिसे वो डे टू डे लाइफ में खाते हैं। और उसके अलावा पाइनएप्पल हो गया, कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कोको हो गया, इनको वो किसके लिए ग्रो करते हैं? अपने जो भी ट्रेड वगैरह के लिए या बेचने के लिए। तो मैंने बताया स्टेपल क्रॉप क्या हो गई उनकी, कसावा। वो कौन सी खेती प्रैक्टिस करते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये क्या होता है यहाँ दे रखा है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप जंगल में रह रहे हैं, ट्राइब हैं आपने एक फॉरेस्ट का पेच काटा कुछ अपनी खेती उगाने के लिए। कुछ साल बाद वो फॉरेस्ट के पेच की न्यूट्रिएंट्स डिक्लाइन कर गए, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो गई। आपने इसको छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए, यहाँ काटा और जलाया और फिर यहाँ भी वही किया। जब आप वापस लौट के आए कुछ 8-10 साल में, 15-20 साल में, तब इस जो फॉरेस्ट जिस पे आप पहले जला के खेती की थी वो फिर से रीग्रो कर गया है और आपने फिर से इसको काट के खेती करने लगे। तो इसको क्या बोलते हैं? पहले काटो एंड देन बर्न, और बर्न करने से जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो राख होती है, एस जो निकलती है, वो क्या है मिट्टी में मिल जाती है, तो आपको कुछ साल तक अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ये हमारे इंडिया में भी होता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसे इंडिया में क्या बोल देते हैं?
झूम कल्टीवेशन। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे या फिर सेंट्रल इंडिया में भी होता था, अभी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है क्योंकि ये फॉरेस्ट इसकी वजह से बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहे थे। तो इसे झूमिंग बोलते हैं या झूम कल्टीवेशन, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्राउंड। और जो हम टैपर की बात कर रहे थे वैसे ये भी क्या करते हैं कुछ लोग इनमें से, दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग्स। जो सबसे बड़ी चींटी है, जो उनकी क्वीन है, उसको भी खा जाते हैं ये लोग, खाते हैं कभी कभी। और उनके जो अंडे सफ़ेद अगर आपने कभी चींटियों को अंडे ले जाते हुए देखा है तो उनसे भी ये अपनी डाइट का कुछ हिस्सा लेते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा और जानना हो तो आप मैं भी हूँ भारत, राज्यसभा की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं ट्राइबल पे, मैं भी हूँ भारत, तो उनमें उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है ट्राइबल्स के पास। और छत्तीसगढ़ में मैं एक बार देख रहा था कि वहाँ पे वो जाता है और चींटियों की, लिटरली आप देखना राज्यसभा पे पड़ी हुई है, चींटियों की चटनी खाता है। छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब खाती है तो वहाँ वो भी उनके साथ बैठ के खाता है। जैसे बेयर ग्रिल करता है मैन वर्सेस वाइल्ड में, वैसे वो भी करता है, शायद उससे अच्छे ही है बेयर ग्रिल से। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रेन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के नीचे की लेयर है या ग्राउंड लेयर है वो तो हॉट एंड ह्यूमिड रहेगी और वहाँ पत्थर वगैरह भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जो भी घर वगैरह बनते हैं इनके, वो किससे बनते हैं, रेन फॉरेस्ट जो लकड़ियाँ प्रोवाइड करवाता है उससे इनके घर बनते हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के घर देखे हो, आप कभी गए हो तो ठीक है, देखे हो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, तो वहाँ टेपर्ड हाउस रहते हैं जिन पर मिट्टी के कुछ आप कह लीजिए प्लेट सी लगी रहती हैं, लकड़ी के हाउस रहेंगे जिन पर मिट्टी की प्लेटें रहेंगी। किससे कि जो बरसात हो रही है वहाँ एक्सट्रीम बरसात, उसको वो अंदर ना आने दें घर में और ये बह के चली जाए, नीचे चली जाए। तो वहाँ ऐसे भी बड़े घर मिल जाते हैं जिन्हें क्या बोल देते हैं, मालों का, विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। फाइनली हम आ जाते हैं मॉडर्न वे की वजह से, मॉडर्न लाइफ की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एम्बिशन की वजह से वहाँ जो चेंज हो रहे हैं ह्यूमन की लाइफ में, जो वहाँ के ट्राइबल्स की लाइफ में, वो भी बुरी तरह इम्पेक्ट हो रही है। अगर आपने देखा हो तो कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में, कई सारे अखबार की रिपोर्ट्स में डेली ये आता है कि ब्राज़ील शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ब्राज़ील अपने फ़ायदे के लिए जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसका डिफॉरेस्टेशन छोड़े। ये अभी ब्राज़ील ने जब COP26 हुई थी तो उसमें ये बोला भी है कि हम लोग ये छोड़ेंगे और 2030 तक जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था वो रिवर्स कर देंगे, मतलब और पेड़ लगाएंगे, हम काटेंगे नहीं, नेट डिफॉरेस्टेशन 0 रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है एक तो डिफॉरेस्टेशन की, कि जैसे जैसे एमिशन बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, उनका कंजम्पशन, कंज्यूमरिज्म की तरफ जाते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। और कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप अपने जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग, उससे ही क्या लोगे, रिसोर्सेज लोगे, उसे ही डिग्रेड करोगे। इन द 1970s तक तो क्या होता था कि अगर आपको डीप हार्ट में जाना है रेन फॉरेस्ट के, तो बेसिकली आपको नदी के थ्रू ही जाना पड़ता था, नदी के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट से। लेकिन 1970 में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक बना दिया ट्रांस अमेजोन हाईवे। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख और उत्तराखंड के इनएक्सेसिबल एरियाज में हाईवेज बन गए हैं और वहाँ एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया है नेचुरल रिसोर्सेज का, वैसे ही यहाँ भी एक ट्रांस अमेजोन हाईवे बना दिया गया था 1970s में, विच मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेज। ये तो हमेशा से यूज़ हो रहे थे, जब से इन्वेंट हुए हैं 50 साल से, तब से एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आपने कई मूवियों में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो। लेकिन अब क्या हो गया, रोड से भी आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हो। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। चाहे आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना हो, चाहे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना हो, या आपको कोई भी काम करना हो, आप किसकी ज़मीन को लेने पहुँच जाते हैं,
जो गांव के लोग हैं या जो ट्राइबल लोग हैं, जिनकी आप ये समझते हो आपके सामने कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन दिल्ली को हटा के यहाँ कुछ और बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दें। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में तो सब इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं फॉरेस्ट है, वहाँ कोई ट्राइब रहती, तो आप बोलेंगे भाई देखो यहाँ से भागो, हमें अपने काम के लिए कुछ चीज़ बनानी है। तो वो दे आर बेसिकली नॉट इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए फालतू है, ये समझ लीजिए। तो हम उन्हें उठा के कुछ भी बना डालते हैं। ये गवर्नमेंट की और हमारी सोसाइटी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। तो ऐसा वहाँ भी हुआ है। और दे आर फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज, नए एरियाज में उन्हें सेटल कर दिया गया है। तो उनकी लाइफ एंड लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुई है। और वो जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे एग्रीकल्चर वगैरह, वही जानते हैं वो लोग, तो बेचारे वही कर रहे हैं अगर वहाँ ऐसा कुछ अवेलेबल है तो। और अगर नहीं है तो वो क्या है, स्लम डवेलर्स बन जाते हैं, लेबरर्स बन जाते हैं, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर बन जाते हैं जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा हो, या फिर इंडस्ट्री में। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो कि पावरलेस है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उन्हें हमेशा से डिस्प्लेस करते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ दे रखा है कि कैसे हम धीरे धीरे जो बड़े रेन फॉरेस्ट हैं, पहले कुछ पेच काटा, फिर हमने और अपनी डिमांड बढ़ाई, फिर और डिमांड बढ़ाई, और इस तरह जो लंग्स ऑफ द अर्थ कहे जाने वाले रेन फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट को हम बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया वगैरह, यूरोप वगैरह में ये कहानी कब हो चुकी है, 200 इंडिया में तो हो चुकी है, अभी पिछले 50 साल में हमने फॉरेस्ट बर्बाद कर दिए। और यूरोप की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 200 ईयर्स ये अगो उन्होंने अपने फॉरेस्ट बर्बाद कर दिए। तो वो उनको पहली बात तो किसी से ये बोलने का हक नहीं है कि आप बचाओ फॉरेस्ट। सेकेंडली उन्होंने भी वही किया है जो ब्राज़ील और इंडिया भी कर रहे हैं अपने ट्राइब्स के साथ। इसके 2-3 नुकसान है जो इससे पहले तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। देन जो हम कह रहे हैं CO2 एमिशन कम करो, वो बढ़ेगा। देन जो पीपल हैं जिनके की ह्यूमन राइट्स हमने, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसमें हमने सिक्योर किए हैं, बोला है कि अर्थ पे कोई भी ह्यूमन रह रहा हो उसके इक्वल ह्यूमन राइट है, उनको हमने क्या किया है, ख़त्म किया है। ह्यूमन राइट्स को हमने उनसे छीन लिया है। और जो अर्थ का इकोसिस्टम एज ए इकोस्फीयर, हमने इसको किसकी तरफ, बर्बादी की तरफ हम ले जा रहे हैं। हम जितना अर्थ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, रिसाइकल नहीं कर सकती है, उससे ज़्यादा हम अब हर साल कंज्यूम कर रहे हैं, और इससे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। ये हो गए अमेज़न रेन फॉरेस्ट और वहाँ की लाइफ। अब जो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो कि इंडिया और कहाँ है, चाइना कह लीजिए, नेपाल कह लीजिए, और बांग्लादेश में भी है कुछ पार्ट इसका, और थोड़ा बहुत म्यांमार भी कह लीजिए। तो इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा। थैंक यू।